बहुत इम्पोर्टेंट एक एनालिसिस है जिसमें मैं सेट ए जो कि उत्तराखंड एलटी इंग्लिश 18 अगस्त 2024 को ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जो हुआ हमारा उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। टीम केजे हम लोग कल ही हमने लग के इस क्वेश्चन पेपर को अपने तरीके से कस्टमाइज करके इसके सॉल्यूशंस के साथ आपको भेज दे रहा हूँ आंसर की। आप सब लोगों का जो हमारे बच्चे हैं उन सब लोगों को जो है इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दी हमने। 23 पेज की पीडीएफ है ये। ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, इसको हमने अपने उसमें अपने जो है फॉर्मेट में टाइप करके आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हम सब लोग रेडी होंगे। पहले क्वेश्चन पेपर का एक गहन एनालिसिस करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और सारी चीज़ों पे। टाइम हमारे पास, तो दिस इज सेट ए पार्ट 2 और नॉलेज और सब्जेक्ट हमारा जो है इंग्लिश के हम क्वेश्चंस पर आज बात करेंगे साथियों। तो ओवरऑल अगर मैं शुरुआत करूं इस पेपर की, तो पेपर जो है मॉडरेट से हल्का सा डिफिकल्ट की ओर जाता हुआ था इंग्लिश का। बट क्योंकि हमारे केजे में बहुत अलग अलग तरीके से हमने इसकी प्रैक्टिस करी थी, जैसे कि हमने अपनी पहले थियरी करी, फिर उसके बाद हमने मॉक टेस्ट करे, फिर उनका रिवीजन करा, और इसके अलावा हमने हर चीज को डेप्थ में पढ़ा, कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे पढ़ा। तो एक ओवरऑल जो फील आया वो नॉलेज जंक्शन के स्टूडेंट्स का मेरे पास जो आया कि इंग्लिश के पेपर ने हमें ओवरऑल एक कंफर्ट की फील दी। हालांकि पेपर 1 जो है थोड़ा सा ट्रिकी आ गया था, और वहां पर आपको बिल्कुल उस पेपर को ऑन द स्पॉट एनालिसिस करके आपको अपना एक गट फीलिंग लेना था। बट बात फिर भी वही रहेगी, मोटा मोटा जो मैंने बताया था कि 80 टू 85 के बीच में अगर आपने अटेम्प्ट किए होंगे, और मेरे हिसाब से इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हाई मेरिट तो नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो पेपर इतना मुश्किल भी नहीं था। जिन्होंने सेल्फ स्टडी से अच्छे से किया होगा उनके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, और खासकर हमारे केजे के सारे एस्पिरेंट्स के लिए इंग्लिश में तो मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिखी मुझे। पेपर बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड था, इनफैक्ट कॉन्सेप्चुअल बेस पे था। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी होते ही हैं, और वो उसमें ऐसा कोई नहीं। ग्रामर का पोर्शन काफी कम पूछा गया था, और सबसे इम्पोर्टेंट कि लिटरेरी टेक्स्ट, जैसे कि हमने मिसेस डैलोवे बहुत डेप्थ में पढ़ा था, हमने मेयर ऑफ कास्टरब्रिज को खंगाला था, हमने द गाइड को पढ़ा था। तो लिटरेरी टेक्स्ट को लेकर थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट का माहौल दिखा कि जब आपने नॉवेल्स दिए हैं, आपने एसेज दिए हैं, उनसे बिल्कुल ना पूछते हुए एक कॉन्सेप्चुअल बेस पेपर आ गया, तो थोड़ा बच्चों की नाराजगी अपनी जगह जायज है। बट एट द सेम टाइम मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कोई भी पेपर हो, वो पेपर इसीलिए होता है क्योंकि वो हमें एनालाइज करने के लिए होता है। अगर वो हम ही से पूछ के पेपर बनाएंगे तो वो परीक्षा क्या जिसमें अभ्यर्थियों से पूछ के पेपर बनाया जाए। तो पेपर आपको एक खाका दिया गया है सिलेबस का, जरूरी नहीं कि वो हर खाके से हर हर चैप्टर से हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठाना कोई कंपल्सन नहीं है। उनकी मर्जी है कि वो आपको जो है सिलेबस पूरा दे दें, बट वो सिलेबस का मान लीजिए 30 या 40-50% से ही पूछें, तो दैट इज देयर पार्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टॉपिक्स नहीं रहा, बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा नाराजगी रखने का भी कोई मतलब नहीं दिखाई देता, क्योंकि सिलेबस आपके पास सामने था, आपने मेहनत करी, ठीक है, और उन्होंने अपने तरीके से पूछे हैं सवाल। तो ओवरऑल जो है एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस, मैं तो यही कहता हूँ हर चीज का ही एक सॉल्यूशन है। और इनफैक्ट यूके ट्रिपल एससी को भी बधाई देते हैं कि एक सक्सेसफुल एग्जाम उन्होंने, काफी हिकअप्स जो प्रीवियस हुए थे उनके, उसको देखते हुए एक थोड़ा सा एक रहता है थोड़ा सा, तो वो उन्होंने बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट कराया। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि पेपर आपका एक इंग्लिश का पेपर एक ठीक पेपर था, जिसमें कि कॉन्सेप्ट से भी पूछा गया था, और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंटली कि आपका एक ओवरऑल एनालिसिस का उन्होंने चेक किया आपका। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस में। कई क्वेश्चंस तो सीधे वन लाइनर ही थे। जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़े, ये सेट ए मैं कर रहा हूँ, सेट ए। और तो अरेंज द फॉलोइंग पोएट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अगर हम इसमें देखें तो ये बहुत जिनने पढ़ा था हमसे बहुत इजी क्वेश्चन था। इसका सॉल्यूशन बी है। तो हम जानते हैं साथियों, बी यानी कि आपका पहले आपका जॉन डन आएंगे, वो हम कह सकते हैं जैकोबियन कैरोलिन एज के थे। उसके बाद फिर पोप नियो क्लासिकल आ जाएंगे, और उसके बाद साथियों फिर हम ब्राउनिंग देखते हैं, आपका विक्टोरियन हो गए।
और फिर टीएस एलियट। तो नो ब्रेनर, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद फिर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 52, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स हैज क्रिएटेड एन आइडेंटिफाइबल इमेजिन्ड लोकल। तो देखेंगे आप, इसका मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, एक्सप्लेनेशन मैंने कई जगह हैंड टाइप किया है। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, यूजीसी नेट का जून 2011 का एक पेपर है ये, उसमें ये आया है आर के नारायण जो है फिक्शनल रीजन ऑफ मालगुडी। एग्जैक्टली मैंने प्रेडिक्ट किया था कि आपसे कहा था कि 2012 से पहले के जो एमसीक्यूज हैं, खासकर आपके टॉपिक से रिलेटेड, उनको आप जरूर लगा देंगे। तो ये आपने देख ही लिया होगा कि ये कितनी बात सही निकली है ना? क्या कहते हैं आप लोग? मतलब केजे में इंग्लिश पढ़ा था, वो अगर इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में ज्यादा कर लेते, जैसे 50 में से 40 45 भी कर लेते, और उधर आप उसमें 35 ही करके आ जाते, 40 ही कर लेते पेपर वन में, तो 30-35 भी कर लेते, तो मतलब एक आपका एक ओवरऑल पिक्चर क्लियर हो जाता। क्योंकि मैंने कहा था 15 से 20 से ज्यादा छोड़ना थोड़ा रिस्की रहेगा। हालांकि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया था, तो कुछ लोगों ने थोड़ा ठीक ठाक छोड़े हैं, बट उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस पर मैं अभी लोगों से समीक्षा ले रहा हूँ। एक मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि वो मुझे अपना जो है कितने क्वेश्चंस उन्होंने एक्चुअल में अटेम्प्ट करे विद सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि सेक्शन 1 में इतने करे और सेक्शन 2 में, यानी सेक्शन 1 हमारा पेपर 1 हो गया और पेपर 2 में सर इतने अटेम्प्ट करे, ऐसे करके मुझे इंडिविजुअली जरूर मैसेज भेजें। उससे एक रियल पिक्चर समझ में आती है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, आपको पता ही है। साथ साथ हमारे जो है आप लोगों के सहयोग से जारी है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। सिंपल सा वन लाइनर क्वेश्चन था भाई, ऐसे ऑन मैन कितनी बार कराया था, एपिस्टल सेकंड, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है केजे के हिसाब से। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसने पहले यूज किया, तो यूज किया, कॉइन किया, एक ही बात है, ठीक है। और ऑप्शन में ऐसा कोई है नहीं जो कि इसको कंटेस्ट करता। विलियम जेम्स इसका आंसर है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में 1890 में, ठीक है। इसी क्वेश्चन पेपर में ही ये जानकारी आपको आगे के क्वेश्चन में भी दी थी। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। हाँ, इसमें मुझे समझ में नहीं आया भाई, मेरे हिसाब से जो है, क्योंकि एज वेल एज में आप दोनों बोथ बी एंड सी आर पॉसिबल, बट बी ऑप्शन हैज अ स्ट्रॉन्गर क्लेम, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर कोई पास्ट का कोई वर्ड नहीं है, तो जिसकी वजह से हम प्रेजेंट में ही लगा लेंगे। बट हो सकता है कि आयोग इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दे, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शंस मुझे लग रहा है कि ठीक है। चलिए खैर, और हम आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड्स टू चार्ल्स डिकेंस। अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो, चार्ल्स डिकेंस के हिसाब से ना, ये ई.एम. फॉस्टर ने उन पे कोई भी कमेंट नहीं किया है। अदर ऑप्शंस आर ट्रू। कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमर, पैथोस एंड ग्रोटेस्क तो है ही। लूजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने बताया था, घुमा के पूछेगा लैंग्वेज में। प्लॉट वीक है, ठीक है, बताया था कि नहीं। ई.एम. फॉस्टर ने उनके बारे में ऐसा कोई कमेंट नहीं किया है। ध्यान से सुनो, इसमें उनके जो बायोग्राफर है, नोट कर लेना, अभी फिर आगे आ जाएगा। जॉन फॉस्टर थे, जिन्होंने उन पे 2 वॉल्यूम की बायोग्राफी लिखी है, जॉन फॉस्टर। ई.एम. फॉस्टर ने एज सच कोई मेजर कमेंट उनके ऊपर नहीं किया है। और स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म, क्योंकि उनके नॉवेल्स में मोरालिटी थी, तो उनके रिफॉर्म, स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म तो है ही, तो उसने इनकरेक्ट पूछा है, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से सी ही होगा, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं 57 में, which most closely fits definition of the statement, one who is well versed in the subject, critical judge। बिल्कुल एग्जैक्टली, इवन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी आए हैं पढ़े हुए। कानेजर, कानेजर, ठीक है, इसकी स्पेलिंग भी करवाई थी, ठीक है। कला प्रेमी, कला पारखी, कानेजर कहा जाता है उसको। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, एग्जैक्टली पढ़ा हुआ क्वेश्चन, वेयर आर दे। कितनी बार ये मॉक टेस्ट में आया था मेरा, टू ऑटम। कीट्स से कम 3 या 4 क्वेश्चन आए थे, तो वेयर आर दे, तो वही बात है। उसके बाद फिर मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स वाज फर्स्ट अप्लाइड टू डन एंड हिज कंपेनियन पोएट। तो इसमें तो सिंपल है, मेटाफिजिकल वर्ड पूछा है उसने, तो डॉक्टर जॉनसन ही इसका आंसर होगा। वन लाइनर है, सिंपल है, ठीक है। हम जानते हैं कि हम लोग की लाइव्स ऑफ पोएट्स में जो पहली बायोग्राफी है, लाइव्स ऑफ काउले, ठीक है, लाइफ ऑफ काउले, उसके अंदर इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर हम आगे आते हैं। चूज द वर्ड इन मीनिंग इज अपोजिट फॉर इम्प्लिसिट। तो इम्प्लिसिट के अपोजिट में क्या कहेंगे हम, तो इम्प्लिसिट इनडायरेक्ट होता है, तो इसका अपोजिट, वैसे इम्प्लिसिट का एक मतलब वेग भी होता है, वेग, ठीक है।
इनडायरेक्ट वेग, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। तो मोटा मोटा मैं आपको एक अंदाजा दे रहा हूँ, हो सकता है कुछ प्लस माइनस, हमेशा ही डिस्क्लेमर रहता ही है कि एक या दो क्वेश्चन, दो या तीन क्वेश्चन हो सकता है आयोग कुछ और माने, हमने कुछ और कराए हो, बट मोटा मोटा आपको एक आइडिया इसमें मिल जाएगा आंसर की में। ठीक है, महात्मा गांधी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो महात्मा गांधी किससे इन्फ्लुएंस थे यार, कितनी बार पढ़ाया, रस्किन की ऑन टू दिस लास्ट से थे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, है ना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद प्रेमचंद डिलीवरेंस, तो डिलीवरेंस के बारे में क्या करेक्ट है कह रहा है वो, तो डॉटर बिथ्रोल, बिथ्रोल मतलब जिसे फॉर्मल मैरिज कहते हैं हम, ठीक है, सगाई भी कहते हैं हम, एंगेजमेंट की डेट के लिए गया था वो, तो ये तो बात सही है। जुरिया उसकी वाइफ का नाम है, ये भी बात सही है। तो पंडित घासीराम काइंड हार्टेड पर्सन बिल्कुल नहीं था। और दूसरी बात क्या है कि जो है दुखी डाइड ड्यू टू बर्निंग पीसेस ऑफ वुड, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या ले लेंगे, इसका बी ले लेंगे, 1 और 2 आर करेक्ट, 1 और 2 आर करेक्ट। ठीक हो गया। द कैरेक्टर फेस्टे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कौन से प्ले का है, कितनी बार कर लिया हमने ये, ट्वेल्थ नाइट का है, ट्वेल्थ नाइट, हमने प्रैक्टिस इतनी अच्छी करी थी। और दूसरी बात की, जिस भी बच्चे ने अच्छे से सेल्फ स्टडी किया होगा उसका निकलेगा। अलेक्जेंडर पोप से भी 2 या 3 क्वेश्चन देख रहा था मैं। तो दीज रूल्स ऑफ ओल्ड डिस्कवर्ड नॉट डिवाइज्ड आर नेचर स्टिल, नियो क्लासिकल एज में नेचर का मतलब मैंने कहा था आएगा क्वेश्चन है। तो तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें जो है इसका आंसर सी है। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म में अलेक्जेंडर पोप ने लाइन बोली है। ठीक है, विद सनेट बाय मिल्टन एज अ बैकड्रॉप ऑफ सिविल वॉर, अब ये क्वेश्चन मिल्टन से नहीं है, ये क्वेश्चन बैकग्राउंड ऑफ सनेट से है। तो ये तो सिंपल सा था ना, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो उनकी जो पोम है वो तो ऑटोबायोग्राफिकल थी, ये तो होगा नहीं। ठीक है, एरियोपैजिटी का उनका पैम्फलेट है, पैम्फलेट है। और ये जो वर्क है नीचे वाला, ये उनका कोई ऐसा मेजर वर्क नहीं है। व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, ये तो वैसे भी टाइटल से ही लग रहा है कि सिविल वॉर से ही बेस्ड था। 1642 में लगभग सिविल वॉर हुआ था। ठीक है, तो उस समय की ये लगभग सनेट है। उसके बाद तो बी हो गया इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ वर्क बाय ब्राउनिंग, अरे भाई मरियाना तो टेनिसन की पोएम है, हमने पढ़ी थी ये। ठीक है, एग्जाम सिनेरियो में सही करके आना मेन है ना, अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है, वहां पर भी प्रेशर में सही करना था ना ये सब। रिफॉर्मेशन, अपने कमेंट्स भी डालते रहे पेपर को देख के जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, और अपना एग्जैक्ट एनालिसिस कर लें अभी जोड़ के, कितने आ रहे हैं आपके अंग्रेजी में। ठीक है, रिफॉर्मेशन सिंपल सा क्वेश्चन है यार, रिफॉर्मेशन रिलीजन पर बेस्ड है, रिलीजन पर बेस्ड है रिफॉर्मेशन। ठीक है, रेनेसा जो है लिटरेचर का मूवमेंट था, रिफॉर्मेशन प्योरिफिकेशन ऑफ रिलीजन, बिल्कुल कराया था, सिंपल वन लाइनर। इनमें से कौन सी बुक अमिताभ घोष ने नहीं लिखी है, तो भाई जो बुक ऑफ हंटर है ना, ये महाश्वेता देवी ने लिखी है। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसमें जो जैसे ये जो इन एन एंटीक लैंड, ये क्या है इनका, मैंने देखा इसको, ये ट्रेवलॉग टाइप का है। सर्कल ऑफ रीजन इनका नॉवल है, आई थिंक फर्स्ट नॉवल ही है। हंग्री टाइड भी इनका नॉवल है। ठीक है, तो देखो अमिताभ घोष से पूछा है उन्होंने। पिक द करेक्ट चॉइस, जस्ट वन मोर फेवरेबल रिपोर्ट एंड यू विल बी प्रमोटेड, तो यू विल बी प्रमोटेड करके है ना, तो ये एक क्लॉज इसमें कह रहा है कि अगर तुम ऐसा फेवरेबल रिपोर्ट दोगे तो तुम प्रमोट कर दिए जाओगे, से बन रहा था यू विल बी प्रमोटेड इफ यू कैन मैनेज वन मोर, तो ये वाला क्लॉज जो है आपका प्रेजेंट सिंपल हो गया, और ये वाला जो है क्लॉज आपका फ्यूचर सिंपल हो गया, कंडीशनल का यूज किया ही है इसने। तो बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, 70 में आते हैं, आई हैवेंट गॉट नो मनी, तो जहां तक मैं समझ पाया इस क्वेश्चन को, सिंपल सी बात है, आई हैव गॉट नो मनी होगा। ठीक है, आई हैव गॉट नो मनी, बी इसका आंसर होगा। क्या कहते हैं आप लोग, बी तो होगा। आई हैवेंट गॉट नो मनी नहीं कहोगे आप, आई हैव गॉट नो मनी कहोगे। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो गया। 71, द लास्ट एसेज ऑफ इलिया पूछ लिया उसने, तो लास्ट एसेज ऑफ इलिया तो डी में ही है ना, 1833। फर्स्ट एसेज ऑफ इलिया तो 1823 था, है ना, 1823 में था, और उसने लास्ट एसेज पूछा था, तो ढंग से पढ़ना था इस क्वेश्चन को। डी इसका आंसर है, 1833, 10 साल बाद आया था। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिगार्ड टू यूलिसिस, देखो इसमें क्या है ना कि ये तो क्लियर ही है कि दिस ड्रामेटिक मोनोलॉग वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1848, रॉन्ग है। तो रॉन्ग है कि मतलब कि टू किस किस में है, टू इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है ना, तो हमें क्या करना है, हमें तो करेक्ट बताना है ना। और ये क्लियर है कि ये इनकरेक्ट है, 1842 में तो आया ही नहीं है, 1833 में रिटर्न है ये।
कराया था मैंने, और पब्लिश्ड है 1842 में, पब्लिश्ड है ये। ठीक है, तो जब सेकंड वाला रॉन्ग है तो फिर उसके हिसाब से ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए, ओनली 4 को ही माना जाएगा कि इसमें ये अपनी वाइफ पेनेलोप और सन टेलेमाकस को दिखाता है, ये बात तो सही है। ठीक है, और इसमें फिर ये कहोगे कि सर दिस पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, कैसे सही है, कैसे रॉन्ग है? अरे तो रॉन्ग नहीं है, बट उसने ऑप्शंस में 2 दे दिया ना बाकी जगह, और 3 वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया उसने। ठीक है, तो जब ऑप्शन नहीं दिया उसके बेस पे जाओगे, इसमें मैंने लिखा भी है, इट वाज रिटन इन 1833, पब्लिश इन 1842। ये हो गया, द पोएम टेक्स द फॉर्म ऑफ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग स्पोकन बाय यूलिसिस who also appears in Homer's Greek epic The Odyssey and Dante's Italian epic The Inferno. Ulysses is the Latinized name of Odysseus. ठीक बात है। मैच द कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन, तो ये तो आराम से निकलता उस पेपर में पढ़ाया हुआ था, तो इसमें तो इसका आंसर क्या है, डी है। तो यानी कि C1, सी क्या है आपका, करिकेचर। करिकेचर को आप कैसे डिफाइन करोगे भाई, इट रिडिक्यूल्स अ पर्सन बाय एग्जैजरेटिंग डिस्टॉर्टिंग। ठीक है, उसके बाद D2, जॉनर वाज डेवलप्ड बाय बोकाशियो इन डेकामेरॉन। तो 2 क्या है, तो 2 है आपका नोवेला, नोवेला डेकामेरॉन ने ही डेवलप करी थी, एक मोटा मोटा बात तो यही निकल कर आई ऑप्शंस के हिसाब से। फिर पिकारेस नॉवल, पिकारेस नॉवल आपको पता ही है। ठीक है, स्पेन में 16 सेंचुरी में डॉन को थे, कई बार कराया था, आ गया क्वेश्चन वही वाला। और फिर लास्ट में क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये देखो, यहाँ पर कह रहा था मैं कि वही ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये इसका आंसर डी हो गया। देखो, जॉन कीट्स का ओड टू अ नाइटिंगेल से फिर पूछ दिया, फिल इन दी ब्लैंक्स। एग्जैक्टली बोला था कि नहीं मैंने, आएगा फिल इन दी ब्लैंक्स, मतलब जो पेपर कराया बिल्कुल वैसे ही निकल कर आया, बिल्कुल एग्जैक्टली हूबहू कहेंगे हम इसको, क्योंकि अनुभव था, आप लोगों को पूरा ट्रस्ट करना था। मैंने बोला था कि नहीं कि आप ट्रस्ट कर लो केजे पे, इंग्लिश में आप कहीं बाहर नहीं जाएगा, और केजे ने बहुत निर्णायक भूमिका यहाँ पर इंग्लिश में निभा दी है। इसने पूरा फुल लेंथ बिलीव करा होगा और पूरी तरीके से आगे बढ़ा होगा हमारे साथ। आप देखोगे कि कई बच्चे बहुत खुश हैं, वो बेचारे कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि भाई ठीक है, पेपर ठीक हो गया उनका, तो ये अच्छी बात है। देखिए, जब हमारा रिजल्ट आए तभी बोलना ठीक है ना। हाँ, लेकिन आप अपने गुरु को, अपने मेंटर को वास्तविक स्थिति से जरूर परिचय करवा सकते हैं, क्योंकि उससे फिर एक मुझे सबका एनालिसिस देखने में मदद मिलती है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और ये बात भी तय है कि अगर आपने मेरे से शेयर किया एज अ ब्रदर, आज तो वैसे भी रक्षाबंधन है, तो बात अपने भाई बहनों के बीच ही में रहेगी, कहीं बाहर नहीं जाएगी। तो फिर भी मैं एक चीज जरूर कहता हूँ कि अब एक नई यात्रा शुरू करने का समय है। ठीक है, ये एक पेपर हुआ, आपने देखा, आपने मेरा मेथड देख लिया, पेपर में क्या आया और क्या पूछा गया सब कुछ देख लिया आपने, तो एक बढ़िया से एक अच्छी जर्नी आप फिर से शुरू करिएगा। 1-2 दिन का ब्रेक लीजिए, त्योहार निभाइए, उसके बाद लग जाइए एक नई यात्रा पे। मेरा तो ये कहना है, क्योंकि अभी जो है द जॉब इज नॉट डन। ठीक है, चलिए, अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। इररिफ्यूटेबल इसका आंसर हुआ, इररिफ्यूटेबल। इररिवोकेबल तो विच कैन नॉट बी करेक्टेड होता है, जबकि उसने कॉन्ट्राडिक्टेड पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन हीरोज इज अ मूर, हम सब लोगों को पता है ओथेलो भाई मूर ही है, हमने कई बार कर लिया इस क्वेश्चन को। उसके बाद द एज ऑफ रेस्टोरेशन इज सो कॉल्ड बिकॉज वन ऑफ द फॉलोइंग वाज रिस्टोर्ड, एग्जैक्टली पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, किंग चार्ल्स टू को रिस्टोर किया गया था। ठीक है, मैंने कहा था उत्तराखंड एलटी में पहले भी आया है क्वेश्चन। Which of the following romantic poets is noted for discarding the gaudiness and inane phraseology? Exactly यही लाइन लिखवाई थी मैंने रोमांटिक क्रिटिसिज्म में। प्रीफेस टू लिरिकल बैले में वर्ड्सवर्थ ने बोली है, क्या क्वेश्चन है ये? अगर आपने पढ़े मेरे नोट्स ढंग से सारी चीजें तो बहुत इजी है, घुमा घुमा के खाली पूछ रहा है, बस आंसर वही आएंगे सब। द अमेरिकन स्कॉलर, देखो पूछा था मैंने, अमेरिकन के बेसिक से पूछ लेगा। द अमेरिकन स्कॉलर किसने लिखा है बताओ, अमेरिकन स्कॉलर। ठीक है, इसका आंसर है आपका राल्फ वॉल्डो एमरसन ने लिखा है, फादर ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म है कि नहीं। विच पोएम बाय ईट्स वाज बॉर्न ऑफ पोएट्स कन्विक्शन क्रिश्चियन सिविलाइजेशन वाज नियरिंग द एंड, भाई एंटीथेटिकल टू इट्स नेचर वाज अबाउट टू बिगिन। तो भाई क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन की बात हो रही है, एंड हो रहा है, ये सेकंड कमिंग होगा। सॉरी, मैंने इसमें आंसर की मैं गलत दे दिया, हाँ, ये तो करेक्ट कर लूंगा मैं, ए होगा, ए, द सेकंड कमिंग। सेलिंग टू बाइजेंशियम नहीं है। ठीक है, इसको ए कर लेना, तो करेक्ट करके भेजता हूँ। ठीक है, 80 का करेक्शन लिख लेंगे। 81 में आते हैं, तो क्या है ये,
फ्रेजेस हैं, तो 81 में अगर आप ब्रोक द बैड न्यूज से भी निकाल दोगे तो निकल जाएगा ये, सी इसका आंसर होगा, सी। ठीक है, हाँ, तो 1 का सी, 2 का डी, इस तरीके से आप निकाल दोगे इसको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वाज गिरीश कर्नाड वाज बेस्ड ऑन कथा सरित सागर, हयावदना है इसका, हयावदना है। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, अरे तो ये तो क्लियर ही दिख रहा है कि लामिया कीट्स ने लिखी है, तो बी इसका आंसर हो गया। विच रोमांटिक, ये देखो फिर से अगला क्वेश्चन भी कीट से आ गया, नेगेटिव कैपेबिलिटी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हु रोट प्रीफेस टू द इंग्लिश वर्जन ऑफ टैगोर्स गीतांजलि, बहुत ही इजी क्वेश्चन, भाई हम सबको पता है पूरी क्लास को, डब्ल्यू बी ईट्स ने लिखा, तो ए हो गया। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग, नो सूनर डिड द क्लॉक स्ट्राइक 10 देन वी वेंट टू बेड, तो बिल्कुल एज सून एज द क्लॉक स्ट्राइक हो जाएगा, स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म लोगे, वी वेंट टू बेड। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इज नॉट फाउंड इन द एसेज ऑफ चार्ल्स लैम्ब, भाई इसमें क्या है कि चार्ल्स लैम्ब ह्यूमर एंड ह्यूमैनिटी कह दिया, पैथोलॉजी तो है ह्यूमैनिटी, सही बात है ये। और चार्ल्स लैम्ब ने जो है डिसलाइक फॉर सोसाइटी, ऐसा तो कहीं नहीं दिखाया उन्होंने अपने एसेज में। ठीक है, ये बात गलत है। हिज स्टाइल वाज कलर्ड बाय द रीडिंग, भाई चार्ल्स लैम्ब के बारे में मैंने आर्काइक स्टाइल बताया था कि नहीं, वही पॉइंट तो है, आर्काइक को तो घुमा के कह रहा है, ऑटोबायोग्राफिकल है ही चार्ल्स लैम्ब, ह्यूमैनिटी का मतलब पैथोलॉजी हो गया। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, ले देखिए डी आंसर होगा इसका। समझ में आया क्वेश्चन? इफ दे डू नॉट कीप क्वाइट यू विल बी पनिश्ड, अगेन सेम क्वेश्चन। अब इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है बी और सी में, देखो कीप क्वाइट और यू विल बी पनिश्ड, अनलेस भी तो आ सकता है यहाँ पर, अनलेस यू कीप क्वाइट यू विल बी पनिश्ड, बताएं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, कंपाउंड बोला था उसने, तो कंपाउंड में तो अनलेस आएगा नहीं। ठीक है, तो उसका आंसर बी हो गया, कंफर्म। अरे कंपाउंड में क्या आता था, मैंने पढ़ाया था ना, फैन बॉयज, हाँ याद होगा, फॉर एंड एंड बट और येट सो, तो और आया हुआ है। ठीक है, कंफर्म हो गया इसका, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है, तो बी इज द आंसर, वही सोच रहा था मैं। In which of the given plays of Shakespeare does this line occur? There is no art to find Mine's construction. सिंपल है यार, ये तो आपका डंकन ने बोला है, ये बी मैकबेथ में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एपिस्ट्रोफ, मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि एज इट इज क्वेश्चन आए, उन्होंने हमारा क्वेश्चन पेपर तो नहीं देखा था ये आए कि नहीं, मॉक टेस्ट के सीधा क्वेश्चन उठ के आए हैं, ओ सॉलिट्यूड वेयर आर योर चार्म्स। ठीक है ना, तो सी बिल्कुल, जिसने करा होगा वो वैसे ही देख के भी ऑप्शन निकाल देगा, है ना। I know the voice is dying with a dying fall beneath the music from a farther room. ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, छोड़ा जा सकता था, मतलब थोड़ा रिस्क नहीं लेना था इसमें, हालांकि जिन्होंने लिया होगा, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक है इसका। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी टफ नहीं था। राइम्ड डेका सिलेबल मतलब 10 सिलेबल हो गए, याम्बिक पेंटामीटर हो गया, राइम्ड इन पेयर्स, पेयर्स मतलब 2 लाइनें हो गई, तो हीरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स ऑप्शन में वैसे भी नहीं है, हीरोइक कपलेट, 92 का आंसर हो गया ये। टाइम लिफ्ट्स द कर्टेन अनअवेयर्स एंड द सॉरो लुक्स इनटू हर फेस, ये क्वेश्चन भी छोड़ने वाला था, अगर बहुत डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, पेपर 1 जिनका कमजोर हो रहा होगा उनको कर लेना चाहिए था, द पर्दा नशी, पर्दा नशी। ठीक है, ये आपका सरोजनी नायडू का हो गया। जॉन ड्रेडन इज इन हीरोइक ट्रेजेडी ऑल फॉर लव, अरे ये तो कोई क्वेश्चन नहीं, सीधा कराया था, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। आई वाज द फर्स्ट टू हियर द न्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट कन्वर्जन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में जाना था एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके, तो ए ही इसका आंसर होगा। आई वॉज द फर्स्ट हु हर्ड द न्यूज, आई वॉज द फर्स्ट हु हर्ड द न्यूज। ठीक है, डब्ल्यू वी ईट्स वॉज इंटरेस्टेड इन रिवाइविंग द लैंग्वेज एंड लिटरेचर, आयरिश ही है वो, तो ए ही होगा। वैसे भी आयरिश रिनेसा केल्टिक रिनेसा का पार्ट था कि नहीं। चूज द ऑप्शन, अ पर्सन हु ट्राइज टू डिसीव पीपल बाय क्लेमिंग टू डू वंडरफुल थिंग्स, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें आपको इस तरीके के जो नए टाइप के वर्ड होते हैं वो कर देने चाहिए ना। माउंट बैंक, लेट 16 सेंचुरी से आया, इटालियन माउंट बैंको से, इंपेरेटिव फ्रेज होता है मोंटा इन बैंको, विच मींस क्लाइम ऑन द बेंच, तो एक तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करना, लोगों को एक तरीके से झांसा देना, उस तरीके का वर्ड होता है। इनमें से कौन सा ऑथर अमेरिका का नहीं है, जेन ऑस्टन, ऑफ कोर्स वो रोमांटिक ब्रिटिश राइटर है, नॉवेलिस्ट है, रोमांटिक एज की। वन इमेजिनरी स्पीकर एड्रेसिंग एन इमेजिनरी ऑडियंस, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग ही होगा, और क्या है इसमें। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग हो गया। उसके बाद अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, सिंपल सा क्वेश्चन है, बर्चेस का।
बर्चेस का। ये था मतलब एक्सप्लेनेशन ओवरऑल ना,